हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बात करेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल के आगे का पोर्शन जो है, आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने पढ़ा दिया है, इसके पीछे का लेक्चर इलेक्ट्रिक डायपोल का ही था। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या क्या पढ़ा है मैं पहले वो बता दूं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये जान लिया था, डायपोल फील्ड पढ़ लिया था, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारा टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है बाबू? तो कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनेंगे मेरी बात को, जरूरी कंसेप्ट है, नोट भी करेंगे। कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंसीडर करें कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि बोर्ड पे नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB प्लेस किया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्लियर है? डायपोल की लेंथ AB हो गई, यहां पे आप O देख रहे हो, O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल AB थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जब हमने पढ़ा था तो हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आपको बताई थी। हमने कहा था कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं वो -Q से, यहाँ पे -Q रखा हुआ है और यहाँ पे +Q रखा है, इसकी तरफ शो की गई है। क्लियर है? तो आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक दूसरा फिगर भी आप देख रहे हैं। इस फिगर में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क और डायपोल मोमेंट का ग्राफ प्लॉट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायपोल मोमेंट है वो थीटा एंगल पे है और ये टॉर्क की वैल्यू है, मतलब x एक्सिस टॉर्क की एक्सिस है और जो y एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है। P जो है इस दोनों के बीच में प्लॉटेड डायपोल मोमेंट का ग्राफ है। क्लियर है? तो आइए टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को समझते हैं। देखिए, कंसीडर करेंगे हम लोग कि लेट द डायपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E। E की डायरेक्शन से थीटा एंगल को बनाते हुए हमने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि क्योंकि यहां पे -Q चार्ज है और यहां पे +Q चार्ज है, तो और फील्ड की डायरेक्शन कहां है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो फील्ड का जो फोर्स लगेगा -Q पे, वो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। F बराबर -QE जो होगा वो डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे होगी। क्लियर है? उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे फोर्स की बात करी तो ये फोर्स होगा F बराबर QE और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो हमने लिखा है फोर्स ऑन चार्ज -Q एट A इज इक्वल टू -QE। ठीक है, माइनस को भी सिग्निफाई किया है, माइनस को भी हमने बताया कि ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू E। उसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज +Q प्लेस्ड एट A इज इक्वल टू F बराबर QE एंड इसकी डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्योंकि यहां पे ही मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0। कैसे 0? तो देखो यहां पे F बराबर QE है और यहां पे F बराबर -QE है। दोनों को आप ऐड करो, F बराबर QE और F बराबर -QE को आप ऐड करोगे तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। क्लियर है? 0 है, पर फोर्स इक्वल है, अनलाइक है और पैरेलल है। देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक फोर्स इधर है,
एक फोर्स इधर है, अनलाइक है, ठीक है, पैरेलल है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कुछ इस तरह का फिगर है। यहां पे F बराबर QE है, यहां पे भी F बराबर QE है, क्लियर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, डायपोल की डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस 2 है, डायपोल की डिस्टेंस 2 है, क्लियर है। तो देखिएगा, हाउएवर द फोर्स आर इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, एक तो A पे एक तो B पे, देयरफॉर दे फॉर्म अ कपल। हमने पढ़ा हुआ है कपल का कंसेप्ट कि कपल क्या होता है, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग एट 2 डिफरेंट पॉइंट एंड द फोर्स आर पैरेलल, क्लियर है। सो यहां पे यही कंसेप्ट लगा, दे फॉर्म अ कपल, और जब कपल बनेगा तो इट विल रोटेट द डायपोल, इट विल रोटेट द डायपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहां पे फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, सो दिस विल स्टार्ट टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। ये कपल क्या करेगा, तो ये कपल जो है, द कपल विल try to tend, the couple will try to tend, or the couple will tend the will tend to align, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, the couple will tend the electric dipole in the direction of E। क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल अलाइन दिस डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ, ये इसको अलाइन करेगा, जिस अलाइनमेंट में द डायपोल विल स्टार्ट टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। तो थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया AC परपेंडिकुलर टू E, देखिएगा यही वो AC लाइन है, सो AC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा, क्योंकि अब यहां पे क्या हुआ, जैसे अगर आप समझो तो मान लो कि ये फोर्स इधर था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, एक फोर्स इधर था, तो हमने यहां पे ऐसे कर करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये E की डायरेक्शन थी, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा आर्म ऑफ द कपल, और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ये वही डिस्टेंस है जो दोनों फोर्स के बीच में लगी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर है। तो जब आपको मैंने टॉर्क पढ़ाया था तो मैंने कहा था टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल। और अगर आपको नहीं ध्यान हो तो हमने उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, जहां पे F इज द फोर्स एंड R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है। सो बिल्कुल यही चीज यहां पे है, टॉर्क बराबर क्या है, तो मोमेंट ऑफ कपल, तो टॉर्क क्या है, आर्म इनटू कपल ऑफ फोर्स। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आर्म इनटू कपल ऑफ फोर्स। तो आर्म क्या है बाबू, आर्म है AC, क्लियर है। अगर मैं बोलूं तो आर्म क्या है, आर्म है AC, और कपल ऑफ फोर्स क्या है, F। तो फॉर्मूला क्या हुआ टॉर्क का, F विच इज द कपल ऑफ फोर्स एंड AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आर्म ऑफ कपल, क्लियर है। तो अब इस AC को की वैल्यू को रखने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेंगे, क्लियर है। देखेंगे मेरी बात, अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, मैं ट्रायंगल को समझा देता हूं, अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करो तो ये वो ट्रायंगल बना जिसमें ये AB जो है ये डायपोल हुआ और ये C हुआ, यहां पे थीटा एंगल बना, क्लियर है। तो ट्रिगो का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, तो ट्रिगो का कंसेप्ट लगाएंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, क्लियर है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AC, और वो हो जाएगा F बराबर, सॉरी, टॉर्क बराबर F इंटू AB साइन थीटा। ट्रिगो की कंसेप्ट से क्या लग गया, F बराबर, क्लियर है, F बराबर टॉर्क बराबर F इंटू AC, क्लियर है। देखो ये थीटा और ये भी थीटा ही है, आप देखेंगे इस फिगर में ये थीटा ये भी थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आपको कंसीडर करना है। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, AC अपॉन AB। सो यहां से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC साइन थीटा होगी कि नहीं होगी, क्लियर है।
एंड बाय टेक्निकलिटी ये वाला डिस्टेंस के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी साइन थीटा। क्लियर है। और आप देखो कि हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। सो एफ इक्वल्स टू क्यू ई होगा। क्लियर है। तो हमने एफ की जगह पे यही वैल्यू को बैठाना है और ए बी जो है डायपोल की लेंथ है तो 2a। तो आपको फॉर्मूला जो है वो फर्दर सॉल्व होकर के क्या बन गया, एफ इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर है। अब जैसा मैंने कहा कि f की वैल्यू f बराबर QE आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिला QE 2a साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पे हमने Q और 2a को एक साथ रखा, E को यहां रखा और साइन थीटा। अगर आपको डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट याद हो तो मैंने कहा था डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 2a। क्लियर है। तो ये जो Q और 2a है ये तो P में कन्वर्ट कर गया। क्लियर है। E रहा साइन थीटा रहा। क्लियर है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क हो गया आपका PE साइन थीटा। क्लियर है। अब वेक्टर कंसेप्ट में अगर आपको याद हो, अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता था तो हम इसको लिखते थे AB कॉस थीटा, और अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है तो हम उसको लिखते थे AB साइन थीटा। सिमिलरली अगर यहां पे PE साइन थीटा है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है, तो हम इसको चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला आपको, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिला टॉर्क बराबर P क्रॉस E। इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब टॉर्क के जो डायरेक्शन है उसको हम देंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल या लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आने वाले टाइम में। क्लियर है। बट जो डायरेक्शन यहां पे दी जाएगी वो दी जाएगी राइट हैंड स्क्रू रूल से। क्लियर है। एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू P एंड E। याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ P एंड E, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होता है। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। क्लियर है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आते हैं स्पेशल केस पे। देखो मैंने यहां पे इस जगह पे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है वो टॉर्क बनाता है, कपल ऑफ फोर्स बनाता है। ये कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, तो ये कपल ऑफ फोर्स जो डायपोल है उसको अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या करता है, तो टॉर्क डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो स्पेशल केस में उसी चीज की हम डिस्कशन को करते हैं। टॉर्क ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला, जब P विच इज द डायपोल मोमेंट इज अलोंग E, जब P E की अलोंग होगा, आप देखो इसको, आप इस फिगर को देखिए, जब P E के अलोंग होगा तो अलोंग होगा मतलब थीटा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा ना, थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री। क्लियर है। तो टॉर्क बराबर हो गया आपका PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है। तो टॉर्क वहां पे क्या हो गया, टॉर्क 0 हो गया। जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो वो जो डायपोल है वो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। फिर से मेरी बात, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डायपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। उसी तरह से जब हम डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ P, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E रख दे, सॉरी, जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रख दें, जाहिर सी बात है कि जब आप अपोजिट रखिएगा, ठीक है, तो टॉर्क उसको 180 डिग्री पे घुमा देगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रख दोगे तो वो उसको 180 डिग्री घुमा करके अलाइन करेगा, 180 घुमाएगा। क्लियर है। तो 180 घुमाएगा तो वहां पे अगर आप चाहो तो आप वैल्यू देख लो कि टॉर्क बराबर PE साइन 180 डिग्री।
क्लियर है। अब साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, क्लियर है। तो वहां पे भी टॉर्क क्या होगा, 0, पर वो जो केस होगा वो केस कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है। समझ रहे हो मेरी बात को। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 डिग्री 1 होता है और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, क्लियर है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क बराबर पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 इज 1, सो टॉर्क उस केस में कितना हो गया, उस केस में हो गया P विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क बाबू, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, और सॉरी बात करते हैं यूनिट ऑफ टॉर्क की, और हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सीधा चीज है, अगर आपको यूनिट निकालना है तो आप यहां पे देखो, सबसे आसान तरीका है, बिना कोई फर्दर कंफ्यूजन के। यहां पे थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे भी आप 1 सेकेंड के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, पर यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, डायरेक्ट यूनिट उसकी बिल्कुल सही आप लिख पाएंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एसी क्या है, डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, ठीक है। जबकि वही चीज न्यूटन मीटर मैं यहां के लिए कहता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, ठीक है। पर यहां के लिए भी मैं बता दूंगा कि न्यूटन मीटर ही होता है। कैसे होता है न्यूटन मीटर, देखो समझो। सबसे पहली चीज क्लियर है, देखिएगा ध्यान से, E बराबर क्या होता है, F अपॉन, ध्यान दीजिएगा, F अपॉन Q होता है, क्लियर है, F अपॉन Q होता है। तो यूनिट लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। P की यूनिट, P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q, ठीक है, 2a होता है, Q की यूनिट कूलम और इसकी मीटर, दोनों की यूनिट के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन अपॉन C इंटू C इंटू M, नॉट अपॉन M। C से C कट गया तो न्यूटन मीटर हुआ, क्लियर है। सो यहां से भी वही यूनिट आएगी, ऐसा नहीं कोई दूसरा यूनिट आएगा, वहां से भी यही यूनिट आएगी, पर मैंने कहा कि यहां से सोचने में आसान हो जाएगी। F इंटू AC है तो F मतलब फोर्स मतलब न्यूटन, AC डिस्टेंस है तो मीटर, क्लियर है। बिल्कुल सिमिलरली यहीं से डायमेंशन दे दीजिए, क्लियर है। तो डायमेंशन दीजिएगा भाई, तो फोर्स की डायमेंशन अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन होती थी MLT-2, क्लियर है, और यहां पे AC L है, क्लियर है। तो डायमेंशन क्या होगा, M1L2T-2, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, क्लियर है, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, क्लियर। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्लियर है। याद रखेंगे, कंसेप्ट को बहुत कुछ ज्यादा किया नहीं है, सिंपल सा फिगर है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC, और फर्दर थोड़ा सा मैथ्स लगाया, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया टॉर्क का, कि टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ कपल होता है, मोमेंट ऑफ कपल होता है आर्म लेंथ इनटू कपल ऑफ फोर्स, क्लियर है। मोमेंट वर्ड जहां पे लग गया वहां पे आर्म लेंथ आ गया, इसको ध्यान में रखेंगे। एंड आर्म लेंथ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल फोर्स, ठीक है। सो इसको नोट कर ले, नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इसको नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप सिंपली कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट हमारा ये अगला हुआ, मतलब इसके पीछे चौथा था तो ये पांचवा कंसेप्ट हुआ, कंसेप्ट नंबर 5, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि एनर्जी जो है 2 तरह की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में जिसको PE लिखते हैं, और एक काइनेटिक एनर्जी जिसको हम KE लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कोई भी बॉडी अपने पोजीशन के कारण पोजेस करता है, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की वो ही एनर्जी होगी जो डाइपोल अपने किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजेस करता है, ठीक है। समझेंगे मेरी बात फिर से, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की वो एनर्जी होगी जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हुए महसूस होगा, डाइपोल पोजेस करेगा, क्लियर है। सो
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, डिफिनेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय डायपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो सीधा करना है, पोटेंशियल मतलब पोजीशन। ठीक है, तो देखिएगा, सपोज करेंगे एक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसका डायपोल मोमेंट P है, और डायपोल मोमेंट P है तो P वेक्टर इक्वल्स टू Q और 2A वेक्टर। ठीक है, सो ये जो है ये थीटा एंगल के साथ ओरिएंटेड है इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पीछे वाला फिगर बनाया था उसी फिगर को समझ लेना है। सो यही वो फिगर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की फिगर ये थी, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं। क्लियर है? और इसके अंदर एक डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इसके कारण देखिएगा क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, कोई नई बात आएगी नहीं, जो समझ लिया है वो उसी से कंसेप्ट निकल के आएगा। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। साइन थीटा में जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच में? पी और ई के बीच में। पी इज द डायपोल मोमेंट और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क क्या करता है? मैंने पीछे बताया कि टॉर्क ट्राई टू रोटेट द डायपोल टू अलाइन इट विथ पी। फिर से मैं बात करूंगा, कभी भी कोई तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क क्या करता है, तो आप कहेंगे टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करता है टू अलाइन इट विथ ई। ई से अलाइन करने के लिए उसको रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज में। डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से देंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। ध्यान से समझेंगे, डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। क्लियर है? सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हमको करना है, समझेंगे मेरी बात। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। हमने क्या करना है? हमको वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे? वर्क करने के लिए हम एक छोटे से डी थीटा एंगल से डायपोल को रोटेट करेंगे अगेंस्ट द टॉर्क। टॉर्क अगर इधर लग रहा है तो इधर की तरफ उसका हम रोटेशन करेंगे। क्लियर है? तो जाहिर से बात है कि जब आप डी थीटा पे उसको रोटेट करोगे तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहां पे वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टॉर्क रोटेटिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्लियर है? हमने यहां पे वैल्यू रख दी टॉर्क की, पी साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे थीटा 1 से थीटा 2, मतलब हम ये कहेंगे कि इनिशियली वो थीटा 1 पे था और फाइनली थीटा 2 पे चला गया। फिर से इनिशियली थीटा 1 पे था, फाइनली थीटा 2 पे चला गया। तो टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो हम इंटीग्रेट करेंगे पीई साइन थीटा डी थीटा को थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। क्लियर है? सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। पीई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज डायपोल मोमेंट एक कांस्टेंट है, दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। बहुत सिंपल है। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? तो याद करो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो पीई माइनस कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ था? थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। ये जो माइनस है उसको हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला तो जो हमको मिला वो मिला माइनस पीई कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, ये हमको मिला। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह है आपका अपर लिमिट, यह है आपका लोअर लिमिट। क्लियर है? तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है? यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल है। क्लियर है? फिर से मैं बोल देता हूं, यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, यही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल है। तो हम W को U इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल समझ लें।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल U है, क्लियर है, तो वो क्या होगा माइनस PE cos θ2 से cos θ1, और ये आपका एक फॉर्मूला मिला आपको, क्लियर है। सारे फॉर्मूले समझ लेने हैं जितने भी मैंने बताए हैं, ठीक है, उसको एक अलग जगह से यहां तक आज का जो लेक्चर क्लोज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जितना भी फॉर्मूला आपको पीछे मिला है वो सारे को फॉर्मूला रिवीजन करके हेडिंग डाल करके सारा फॉर्मूला उस पेज पे आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए केस को पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्लियर हुआ अगर तो केस समझते हैं। केस क्या है, इनिशियली मान लो कि जो डायपोल है वो ई से अलाइन है। इनिशियली जब डायपोल ई से अलाइन है तो जाहिर सी बात है कि थीटा 0 डिग्री है, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल इससे ऐसे ही अलाइन है तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। अब हमने इसको यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और इनिशियली θ1 से θ2 पे लेकर के आए, जहां पे θ1 0 डिग्री है और θ2 जो है वो थीटा है, मतलब किसी दूसरे एंगल पे लेकर के आए, 0 से कोई एंगल पे लेकर के आए, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम θ2 और θ1 की जगह पे जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो फॉर्मूला है W बराबर माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, θ2 की वैल्यू रखेंगे थीटा और θ1 की वैल्यू रखेंगे 0। जानते हो cos 0 1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर माइनस PE cos θ माइनस 1 हो गया, क्लियर है। यही वर्क डन जो है वो डायपोल में स्टोर्ड होगी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी ही वो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है, क्लियर है। तो हम कहेंगे वर्क डन स्टोर्ड इन द डायपोल, ठीक है, वर्क डन स्टोर्ड इन द डायपोल इन फॉर्म ऑफ U, मतलब किस केस में, जब θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू थीटा होगी उस केस में, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है θ1 0 भी हो सकता है, कुछ दूसरी एंगल हो सकती है 10, 15, 20, 30, 40 कोई भी डिग्री हो सकती है, उसी तरह से θ2 भी कोई एंगल की वैल्यू हो सकती है, क्लियर है। केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 पढ़ते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल जो है वो इनिशियली परपेंडिकुलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था और उसका रोटेशन हमने परपेंडिकुलर से थीटा कर दिया, मतलब θ1 जो हुआ इनिशियली परपेंडिकुलर था 90 डिग्री, क्लियर है, और θ2 कोई थीटा एंगल हुआ। वैल्यू को पुट करते हैं बिल्कुल यहाँ पे, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, सॉरी 1, क्लियर है। तो θ2 कितना हो गया बाबू, थीटा, और θ1 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू रख दिए तो हमें मिला W बराबर माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90, cos 90 0 होता है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला PE cos थीटा। अब देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता था, AB cos थीटा होता था, मतलब अगर यहाँ पे PE cos थीटा है तो हम उसको P वेक्टर डॉट E लिख सकते हैं। सो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया W बराबर माइनस P डॉट E, क्लियर है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको मेजर करते हैं जूल में, क्योंकि एनर्जी है। याद रखेंगे कि अगर सारा का सारा यूनिट हम SI में लेके चलेंगे तो आंसर हमें जूल में मिलेगा, क्लियर है। और फिजिक्स है, वी हैव टू वर्क विथ SI सिस्टम, SI यूनिट्स ओनली, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया आपका कि पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है किसी भी ओरिएंटेशन पे। अब इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो रोक कर करके पहले यहाँ तक नोट कर लेना है, फिर क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इसी जगह पे सॉल्व कर देते हैं। फिर से बता रहा हूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, ठीक है। मस्ती में ही हम लोगों ने अच्छा टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। तो बस एक बारी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक डायपोल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को कंसिस्ट करता है, एंड अ डायपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁹. सो
ये डायपोल है, फिगर भी समझा दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन कहां होगा वो भी मैं बता देता हूं। क्लियर है? ये हो गया इलेक्ट्रॉन, मान लो ये हो गया प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो -q, प्रोटॉन है तो +q, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया हुआ है जो कि है 5 × 10⁻⁻⁹। यही कंफ्यूजन होता है। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं कि a बराबर 5 × 10⁻⁹ मीटर लिख लेते हैं, और फिर 2a करोगे तो जाहिर सा बात है कि ये 10 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू 2a है आपकी। ठीक है, तो ये करना है, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने ये कहा कि ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, 2a की वैल्यू दी गई है, ना कि a की वैल्यू दी गई है। क्लियर है? द डायपोल इज अलाइंड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। जाहिर सी बात है कि डायपोल, फिर सुनो, डायपोल इज अलाइंड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो डायपोल अलाइंड है, मतलब θ1 कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ऑलरेडी अलाइंड है। अभी यहां पे जो केस लिखे थे ना, देखो उसमें क्या था कि इनिशियली द डायपोल इज अलाइंड विद द E, तो यहां पे θ1 क्या हो गया? तो यहां पे अब फिगर हटा देते हैं, डाटा को भर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, तो θ1 जो हुआ बाबू वो 0 डिग्री हुआ। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है E बराबर, ठीक है, 1.44 × 10⁻⁴n/c। क्लियर है? उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया हुआ है 2a बराबर 5 × 10⁻⁹ मीटर। ऊपर से नजर दौड़ाते हुए आओ, सारा का सारा SI में है। ठीक है, तो SI में है तो कहीं कन्वर्ट नहीं करना, अगर नहीं रहता तो कन्वर्ट करते। क्लियर है? जैसे मान लो कि चार्ज की वैल्यू कहीं दे रहेगी स्टेट कूलम में, तो कूलम में ले आइएगा। डिस्टेंस दिया रहता सेंटीमीटर में, तो मीटर में ले आते। ये सब चीज पे ध्यान देना है। क्लियर है? कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू होल्ड इट एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब θ2 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की है। क्लियर है? और आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हो बाबू, फॉर्मूला U बराबर W बराबर -PE। क्लियर है? cos θ2 माइनस cos θ1 होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे E तो दिया हुआ है और P नहीं दिया हुआ है, तो या तो क्या करेंगे कि यहीं ऊपर में ही पहले P निकाल लेंगे। तो P बराबर क्या होता है? P वेक्टर, दूसरे पेन से मैं लिख दूं, तो P वेक्टर के बराबर क्या होता है? Q2a। क्लियर है? Q ऑलरेडी गिवन है, 2a ऑलरेडी गिवन है, तो या तो यहां पे ही निकाल सकते हैं या इसको तोड़ के, मतलब मेन सॉल्यूशन में ही उसको निकालेंगे। तो U बराबर, मैं तोड़ के मेन सॉल्यूशन में निकालता हूं, तो माइनस, क्लियर है, P की वैल्यू Q2a E और थीटा cos 60 डिग्री, θ1 cos 0 डिग्री। क्लियर है? अब देखिएगा U बराबर माइनस, क्लियर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो U बराबर माइनस Q2a E और cos 60 की वैल्यू अगर आपको ध्यान में हो तो 1/2 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हाफ में से 1 घटाओगे, यू विल गेट -½ ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा U बराबर 1/2 प्लस हो गया, तो समझ में आ रहा है, Q2a और E। अब यहां पे देखो Q की वैल्यू भी जानते हैं, 2a की वैल्यू भी जानते हैं और E की वैल्यू भी जानते हैं, तो हम सब की वैल्यू रख देते हैं। तो U बराबर 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2a की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर है? और E की वैल्यू, तो E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 1.44 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है? जाहिर सी बात है कि सारा यूनिट हमने SI में रखा है, तो जो आंसर मेजर्ड होगा वो किस में होगा? जूल में होगा। क्लियर है?
समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं फर्दर। देखोगे ये और ये ऐड हो गया, माइनस माइनस में है क्योंकि दोनों, तो क्या हो गया 19 और 9 8 और 2 28 हुआ ना 28, और 28 में से 4 गया -24, तो ये मिला इंटू 10⁻⁻²⁻²। क्लियर है? और इधर हो गया तुम्हारा 1.44, इधर हो गया 5, इधर हो गया तुम्हारा 1.6 और होल में 2, और यही होगा आपका जूल। आपने करना क्या है, यहां तक मैंने बता दिया, आपको करना क्या है कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और कैलकुलेट कर करके जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है। ठीक है, यहां तक आप कर लो। जिन लोगों ने कंसेप्ट बढ़िया से समझा होगा वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप सभी लोगों से है कि आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आप सब लोग कमेंट कीजिए। चलो, यहां तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 पार्ट पढ़ लिया। ये 2 पार्ट यहां पे खत्म हो गया। अब अगला पार्ट क्या है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 2 पार्ट और पढ़ने। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 2 टॉपिक मिलाकर के एक पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगला जो पार्ट है वो है कैपेसिटेंस। अगर आप समझो, ठीक है, तो लिख ही लिए होंगे आप लोग। जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये अगला पोर्शन होगा। और उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। पर इन दोनों पोर्शन को शुरू करने से पहले, और अगर पहले यही कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैपेसिटेंस कितने पार्ट में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर कितना लेक्चर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं एक रफ आइडिया दे दूं, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, एक बढ़ भी सकता है, एक घट भी सकता है, बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग 8 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बढ़ा के लिख देते हैं, 9 लेक्चर में कवर कर लेंगे। और कैपेसिटेंस को हम कवर करेंगे 5 लेक्चर में। ये मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूं, और उसके बीच में जो कुछ न्यूमेरिकल आएगा उसका सेपरेट न्यूमेरिकल के काउंट्स नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ काउंट आप करते रहना। ठीक है, पर इसको शुरू करने से पहले, समझ रहे हो मेरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले या कैपेसिटेंस को शुरू करने से पहले हमने जो अभी तक पढ़ लिया, ठीक है, उन सभी कंसेप्ट के ऊपर, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ का कुछ क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, पर कुछ ही किया है, भी बहुत कुछ बाकी है उसके अंदर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमने ले लिया, पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने क्वेश्चन नहीं किया है। सिमिलरली हमने डायपोल पढ़ लिया, पर हमने डायपोल पे क्वेश्चन नहीं किया। तो आगे बढ़ने से पहले जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले उसको पूरा एकदम पेटी पैक कर लेते हैं। ठीक है, पेटी पैक करने के लिए क्या करेंगे कि 2 वीडियो आएगी आपकी कूलम्ब्स लॉ की, 2 वीडियो आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और 2 वीडियो आएगी आपकी डायपोल की, जिसमें हम डायपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे, जिसमें हम डायपोल का टॉर्क भी पढ़ेंगे, और जिसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। मतलब अभी 6 वीडियो आपको पहले मिलेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। बोर्ड लेवल से कवर कर लेंगे पहले एक बार, और फिर एक बार आईआईटी लेवल से अलग सीरीज बना करके उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, पर तत्काल जितना मैंने कहा उतने का न्यूमेरिकल बन जाएगा, हो जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे,
तब जाकर के हम अपना थ्योरी का अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमको गॉस लॉ भी पढ़ लेना है। ठीक है, सो इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी उसके अंदर जो है मैं आपको डीपीपी भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। न्यूमेरिकल की पहली वीडियो जो कल आएगी, ठीक है, उसके अंदर मैं क्वेश्चन का एक पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर करके उसको घर में बनाना है। ठीक है, और उस डीपीपी को भी मैं इसी न्यूमेरिकल के बीच बीच में डिस्कस कर दूंगा, तो वो आपका एकदम क्लोज हो जाएगा। आपने जितना पढ़ा है, मतलब आप ठीक है, आपको याद है, आप उसको रिवाइज करते रहना समय के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नोट्स जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका नोट्स होगा, तो आप जाइए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, एक बार नोट्स को भी गो थ्रू कर लीजिए, और जितना मैंने पढ़ाया है उसके पन्नों को पलट कर करके पढ़ते चल जाइए। ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, और हम न्यूमेरिकल का अगला वीडियो कल आप तक पहुँचा देंगे।